तो ये विजिबल होगा आप लोगों को, आई थिंक, व्हाइट बोर्ड सब लोगों को। जल्दी से बताओ हाँ या ना। यस सर। यस सर। ठीक है, तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था हमने, ग्रेडियंट पढ़ा था और डाइवर्जेंस पढ़ा था। ठीक है, और डाइवर्जेंस के ऊपर हमने डाइवर्जेंस थ्योरम को डिराइव करा था कि अगर मेरा एक वेक्टर है, उसका अगर मैं क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन निकाल रहा हूं और अगर मैं उस क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन को पर यूनिट वॉल्यूम डिवाइड कर दूं, लेकिन वो कंडीशन है जब मैं पर यूनिट वॉल्यूम डिवाइड कर रहा हूं तो जो वो वॉल्यूम है, that volume is assumed to be that it is shrinking to a point that is it is very very small, negligibly small. तो ऐसे केस में मैं उस क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ द वेक्टर per unit volume, when volume shrinks to point P, that whole quantity can be converted into a volume in divergence, right? Del dot particular vector. For example, if I am calculating integration of closed surface integration of A dot ds, and if I am calculating this quantity per unit volume where the volume is shrinking to a point, that means delta V is tends to 0, that means this particular quantity is known as the divergence of a vector field whose I am calculating the closed surface integration, right? So this will be del dot A. तो ये del dot A बेसिकली डाइवर्जेंस निकालने का एक फॉर्मूला है। अब इसी पे बेस्ड हमने एक डाइवर्जेंस थ्योरम डिफाइन करी है। वो ये कहती है कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखो, आप ध्यान से इस एक्सप्रेशन को देखो, इसी वाले एक्सप्रेशन को, ठीक है। तो अगर मैं इस डेल्टा वी को उधर ले जाऊं, ठीक है, तो क्या होगा? तो मैं इसको बोल सकता हूं क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एस, है ना, and as this will be like del dot a dv, now delta v, right? If I am assuming that the volume is not shrinking to point p, है ना, मैं मान के चल रहा हूं कि अगर ये मेरा कोई वॉल्यूम जो बन रहा था वो वॉल्यूम बहुत छोटा था। छोटा इसलिए मानते हैं हम ताकि हम उसको बोल सकें कि ये एक डिस्क्रीट क्वांटिटी है, ठीक है। डिस्क्रीट क्वांटिटी में हम उनको ऐड करेंगे, लेकिन अगर एक कंटिन्यूस क्वांटिटी है, तो अगर कंटिन्यूस क्वांटिटी है मतलब उस कंटिन्यूस क्वांटिटी में हम लोग क्या बोल देंगे कि ये जो मेरा बहुत स्मॉल क्वांटिटी थी दैट विल बी डिस्क्रीट, तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा। और अगर वो डिस्क्रीट नहीं है, कंटिन्यूअस है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट विल बी सिंपली कन्वर्टेड इनटू अ डीवी, that is discrete, that is continuous quantity. And since this is a continuous quantity and volume integration contains 3 integrations, है ना, क्योंकि मेरे पास वॉल्यूम बनाने के लिए 3 अलग अलग कोऑर्डिनेट्स हैं, 3 अलग अलग कोऑर्डिनेट्स को वेरी करूंगा तो वॉल्यूम बनेगा, है ना। फॉर एग्जांपल मैं इस वाले पॉइंट पर था और मुझे इस वाले पॉइंट पर आना है, तो मुझे x भी वेरी करना पड़ेगा, y भी वेरी करना पड़ेगा, z भी वेरी करना पड़ेगा, ठीक है। तो और अगर मैं तीनों वेरी करता हूं तो मुझे एक वॉल्यूम मिल जाता है। तो वो वॉल्यूम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक्स वाई जेड या रो फाई जेड या आर थीटा फाई, जो भी 3 वेरिएबल्स हैं, जिन भी 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे ये तीनों के तीनों पैरामीटर्स वेरी करने पड़ेंगे और वो एक वॉल्यूम क्रिएट करेगा। तो इन शॉर्ट, अगर मैं यहाँ पर 3 ना लिखना चाहूँ, 3 इंटीग्रेशन, तो आई कैन राइट इट एज एन सिंपल इंटीग्रेशन, दैट इज वॉल्यूम इंटीग्रेशन। किसका? डाइवर्जेंस का, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड ए, उसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन यहाँ पर आ जाएगा डीवी। तो ये बेसिकली क्या है मेरा? ये है क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एस, है ना। यानी अगर मेरे पास एक सरफेस दे रखी है और मुझसे कहा जा रहा है कि क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन उसका निकालो, तो मेरे पास दो तरीके हैं। या तो मैं सरफेस इंटीग्रेशन के थ्रू निकाल लूं, है ना। मैं अगर सपोज ये टोटल एक वॉल्यूम बन रहा है और मुझसे कहा जा रहा है कि एक पर्टिकुलर वेक्टर के करस्पॉन्डिंग सरफेस इंटीग्रेशन निकालो आप ए डॉट डी एस, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? मैं बेसिकली इसको 6 पार्ट में डिवाइड करूंगा। लेफ्ट सरफेस, राइट सरफेस, है ना, टॉप और बॉटम वाली सरफेस, और फ्रंट और बैक वाली सरफेस। बेसिकली मेरे पास कितनी सरफेस हो गई? टोटल 6 सरफेस हो गई, है ना। अब अगर मैं चाह रहा हूं कि मैं ये 6 सरफेस एरिया ना कैलकुलेट करूं, मैं केवल एक से काम कर लूं, तो मैं क्या करूं? मैं उस वेक्टर फील्ड का, ये जो वेक्टर है ए, उस वेक्टर फील्ड का क्या निकाल लूं? डाइवर्जेंस निकाल लूं। सो फर्स्ट we'll identify the divergence of a vector, जो भी वेक्टर का मुझे क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन निकालना है, और फिर उस डाइवर्जेंस का मैं वॉल्यूम इंटीग्रल निकाल लूं।
ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल सॉल्व कर लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे बेसिकली आपका क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ही मिल जाएगा। तो ये जो चीज है ये बोली जाती है मेरी डाइवर्जेंस थ्योरम। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर का अगर मैं वॉल्यूम इंटीग्रेशन निकाल लूं, है ना, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एस, दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज द डाइवर्जेंस थ्योरम। तो डाइवर्जेंस थ्योरम में मैं अपने प्रॉब्लम को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकता हूं, क्योंकि इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द these six differential surface area या surface integrations, I am only solving two quantities. First one is the divergence and then the volume integration. So only two things are required. First divergence and then volume integral. Then volume integral. तो मैं डाइवर्जेंस थ्योरम को सॉल्व कर, डाइवर्जेंस थ्योरम से अपने इस कैलकुलेशन को, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकता हूं। स्टेटमेंट ये बोला जाता है कि द टोटल आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ अ वेक्टर फील्ड ए थ्रू द क्लोज सरफेसेस, ये 6 सरफेस बन रही है, क्लोज सरफेस बना रही है। क्लोज सरफेस का मतलब वो सारी सरफेस मिलकर के अगर एक वॉल्यूम बनाती है तो उसको बोलते हैं क्लोज सरफेस, है ना, इज सेम एज द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ ए। तो अगर मैं क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन सॉल्व करता हूं तो वो सेम है अगर मैं उस वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस निकाल के उसका वॉल्यूम इंटीग्रल निकाल लूं। तो ये मेरी क्या है, ये मेरी है डाइवर्जेंस थ्योरम। क्लियर हो गया बच्चों, डाइवर्जेंस थ्योरम, राइट, क्लियर है ना। ये मेरा क्या हो जाएगा, अगर मैं उस पर्टिकुलर वेक्टर फील्ड का क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन निकालता हूं, अगर वो क्लोज सरफेस मिलाकर के एक वॉल्यूम बना रही होती है तो मैं उसको दूसरी तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूं। और वो दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका होगा मैं उस वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस निकाल लूं और फिर उस डाइवर्जेंस को निकालने के बाद उसका वॉल्यूम इंटीग्रल निकाल लूं। जल्दी से बताओ बच्चों, क्लियर हो गया? अगर हाँ तो फिर हम चलते हैं आगे स्टोक्स थ्योरम की तरफ। ठीक, ओके गुड। हम चलते हैं स्टोक्स थ्योरम। तो स्टोक्स थ्योरम से पहले मुझे पता होना चाहिए कर्ल ऑफ अ वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था डेल ऑपरेटर मेरे पास है, उस डेल ऑपरेटर को मैंने अगर स्केलर से पार्ट ऑपरेट कराया तो मुझे एक ग्रेडियंट मिलता है। अगर मैं वेक्टर से ऑपरेट कराता हूं तो मुझे दो चीजें मिलती हैं, एक डाइवर्जेंस एक कर्ल, डिपेंडिंग ऑन मैं कौन सा ऑपरेशन कर रहा हूं, है ना। तो डाइवर्जेंस हमने अभी लास्ट टाइम अभी डिस्कस करा, डेल डॉट ए, मतलब मैं डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं किसका किसका, जल्दी बताओ, वेक्टर का किसके साथ, किसके साथ, कौन सा ऑपरेटर है, डेल ऑपरेटर। ठीक है, डेल ऑपरेटर के साथ अगर मैं एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो मुझे डाइवर्जेंस मिलता है। अब अगर मैं उस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं ग्रेडियंट डाइवर्जेंस उसके क्या कहते हैं डेल ऑपरेटर के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे कर्ल मिलेगा, है ना। फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग अ वेक्टर ए, देन आई एम डॉट इंस्टेड ऑफ डॉट प्रोडक्ट आई एम यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ अ वेक्टर फील्ड ए विद द डेल ऑपरेटर। तो ये मुझे क्या मिल रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं तो ये मुझे क्या मिल रहा है, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी कर्ल ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, अब जैसे मैंने कर्ल को जैसे मैंने डाइवर्जेंस को डिराइव करा था कि डाइवर्जेंस बेसिकली होता क्या है, उसी तरीके से उसी सिमिलर फैशन में विल डिराइव व्हाट इज अ कर्ल। ठीक है, तो कर्ल ऑफ अ वेक्टर ए इज बेसिकली अ रोटेशनल या एक्सियल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड होता है मैक्सिमम सर्कुलेशन ऑफ अ वेक्टर पर यूनिट एरिया। मैक्सिमम, बेटा आप लोग म्यूट कर लो प्लीज, बच्चों म्यूट कर लो। अगर आप बोल नहीं रहे हो, मुझे सुन रहे हो तो प्लीज आप म्यूट कर लो, है ना, इट्स क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस। तो कर्ल ऑफ अ वेक्टर क्या है, कर्ल ऑफ अ वेक्टर एक रोटेशनल वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड होता है मैक्सिमम सर्कुलेशन ऑफ अ वेक्टर पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। लेकिन जब वो एरिया जो है वो जीरो की तरफ बढ़ रहा हो, मतलब जब एरिया जो है वो एक पॉइंट की तरफ बढ़ रहा हो, जैसे हमने पिछली केस में डाइवर्जेंस के लिए बताया था कि बेटा म्यूट कर लो प्लीज, कौन किसने म्यूट नहीं कर रखा है, अगर आप बोलो तब अनम्यूट करो, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू unmute yourself, right? It is creating disturbance to me as well as to other students.
तो मैंने ये बोला कि मेरा एक जो डाइवर्जेंस था, डाइवर्जेंस में हम लोग क्या कर रहे थे, डाइवर्जेंस हम क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन निकाल रहे थे पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वॉल्यूम, व्हेन वॉल्यूम श्रिंक्स टू पॉइंट पी। यहां पर हम क्या निकालेंगे, यहां पर हम निकालेंगे क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर ए, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर per unit surface area, that means delta s, when delta s is approaching 0, delta s is tending to 0. This is basically del cross a. अब देखो ये जो a डॉट dl है ना, ये क्या है, ये a डॉट dl है रोटेशन, सर्कुलेशन, है ना। क्योंकि अगर मैं लाइन इंटीग्रल को सॉल्व करता हूं तो लाइन इंटीग्रल को सपोज मैं यहां से इस वाले पाथ से इस पॉइंट तक गया, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक गया, और फिर मैं उस घूम करके इस पॉइंट पर वापस आ गया, ठीक है। तो अगर मैं ए से बी पर गया और बी से ए पर गया, इस पाथ से गया था और इस पाथ से वापस आया, तो ये एक सर्कुलेशन ही तो हुआ, एक कंप्लीट लूप हो गया, ठीक है, सर्कुलेशन हो गया, इस डायरेक्शन में सर्कुलेशन हो गया, ठीक है। तो ये सर्कुलेशन या मैक्सिमम रोटेशन पर यूनिट सरफेस एरिया, पर यूनिट सरफेस एरिया व्हेन द सरफेस एरिया इज श्रिंकिंग टू पॉइंट पी। जब ये जो पूरा सरफेस एरिया बन रहा है ना, ये ए से बी जो मैंने रोटेशन लेकर के आया, तो उस रोटेशन में क्या बन रहा है, ये एक सरफेस बन रही है। उस सरफेस को अगर मैं बोल दूं कि इसका जो सरफेस एरिया है ये बहुत छोटा है, मतलब बहुत स्मॉल सी सरफेस बन रही है, देन इट इज लाइक इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट, ठीक है। तो अगर उसका सरफेस एरिया एक पॉइंट की तरह कंसीडर हो जाए, इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा कि दिस डेल्टा एस इज अप्रोचिंग 0, डेल्टा एस इज श्रिंकिंग टू अ पॉइंट। उस पर्टिकुलर केस में वी कैन डिफाइन द कर्ल ऑफ अ वेक्टर विद दिस पर्टिकुलर रिलेशन, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, अब जैसे मैंने डाइवर्जेंस के लिए सॉल्व करा था ना, वैसे ही मैं इस कर्ल को सॉल्व कर सकता हूं, और कर्ल को सॉल्व करने के लिए भी मेरे को एक लूप कंसिडर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल दिस इज द लूप, ठीक है। ये मेरी वाई एक्सिस है, जैसे हम मानते हैं ये मेरी जेड एक्सिस है, और एक्स एक्सिस में मैं अपना लूप ले ही नहीं रहा, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, मेरा लूप जो रखा है वो यहां रखा है, ठीक। दूसरा कलर ले लेते हैं, ये मेरा लूप है, ठीक, रेड कलर का लूप है, ठीक है ना बच्चों, ये दिख रहा है आपको, लूप दिख रहा है, लूप इज विजिबल, रेड कलर का लूप है, और एक्स वाई मैंने वाई जेड मैंने प्लेन ले रखा है। जल्दी से बताओ, दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है, अब ये एक पॉइंट पी मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। और जो सर्कुलेशन है वो इस डायरेक्शन में है, हम मान रहे हैं सर्कुलेशन इस डायरेक्शन में, इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, फिर मैं इस डायरेक्शन में अपना लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करूंगा, फिर मैं इस डायरेक्शन में अपना लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। ये चार डायरेक्शंस हो गई। ये डायरेक्शन मैंने दिखा रखी है ब्लू से, ठीक, डायरेक्शन मैंने दिखा रखी है ब्लू से, मतलब इस डायरेक्शन में, ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया, डायरेक्शन मेरी इस डायरेक्शन में। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस p के कोऑर्डिनेट चाहिए, मुझे इस p के कोऑर्डिनेट को मैंने फॉर एग्जांपल माना कि ये कोऑर्डिनेट क्या है मेरे, ये कोऑर्डिनेट है x0 y0 z0। तो जो p के कोऑर्डिनेट है, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, x0 y0 z0, ठीक है, ये मेरे कोऑर्डिनेट है। और मैं ये क्या बोल रहा हूं कि ये जो लेंथ है यहां से लेकर के यहां तक, दैट इज व्हाट, दैट इज dz, मैंने dz का डिफरेंशियल इंक्रीमेंट लिया है। ऐसे ही मैं अगर y की बात करूं तो यहां पर मेरा इंक्रीमेंट कितना है, वह है dy का। तो अगर आप इस वाली लाइन पर देखो, है ना, इसको अगर मैं बोल दूं ए बी सी डी, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, तो मैं इस क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल को, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डीएल को चार पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। कैसे कैसे, एक ए से बी, एक बी से सी, एक सी से डी, और एक डी से ए। तो ये देखो ये क्या बन गया, ये टोटल क्लोज लाइन इंटीग्रल बन गया ना। और उस केस में मैं ए डॉट डीएल को लिख ले रहा हूं अपनी सिंप्लिसिटी के लिए बाहर, ठीक है, बाद में हर प्रोसेस के लिए हम अंदर अंदर इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि ए डॉट बी, ए टू बी के लिए ए डॉट डीएल क्या होगा, बी टू सी के लिए ए डॉट डीएल क्या होगा, सी टू डी के लिए और डी टू ए के लिए क्या क्या होगा, ठीक है। जैसे हमने वहां पर करा था ना, 6 सरफेस थे हमारे पास, फ्रंट बैक टॉप लेफ्ट राइट बॉटम, तो ऐसे ही यहाँ पर मेरे पास
चार डिफरेंशियल लेंथ है। एक क्लोज लाइन के लिए सिंपल इस आप फिगर में देख सकते हो, तो ये एक क्लोज सरफेस बनेगा, ये मेरा क्लोज सरफेस वाला एरिया बन जाएगा। क्लोज लाइन मतलब एक सरफेस एरिया बन जाएगा। ABCD का सरफेस एरिया हम निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। तो मैं A टू बी अगर देखूं तो A टू बी के लिए क्या है, देखो A टू बी के लिए लाइन होगी DY क्या है ना, तो A वेक्टर डॉट DY कैप, और मैं कर रहा हूं A टू बी का के लिए, प्लस अगर मैं B टू सी के लिए जाऊं तो B टू सी के लिए क्या होगा, A वेक्टर डॉट DZ कैप, है ना, प्लस अगर मैं C टू D के लिए देखूं तो वो क्या होगा, वो होगा A वेक्टर डॉट, जल्दी बोलो, माइनस का DY कैप, ठीक है। और अगर मैं दूसरी वाली चौथी लाइन के लिए बोलूं D2A के लिए, तो ये क्या होगा, A वेक्टर डॉट माइनस का DZ कैप। अब आपको एक छोटी सी कंफ्यूजन हो सकती है कि मैंने माइनस वेक्टर लिया है ना, कंफ्यूजन है क्या, जल्दी से बताओ, है वेक्टर अगर मैं माइनस लूंगा तो कंफ्यूजन है क्या? मैंने एक बार लिया है माइनस DY ये, और एक बार लिया है माइनस DZ देखो इस वाली लाइन के लिए मैंने माइनस DY और इस वाली लाइन के लिए लिया है मैंने माइनस DZ। तो कोई कंफ्यूजन है क्या? नो सर। नो सर। सो डायरेक्शन है, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको कभी भी वेक्टर नेगेटिव नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि अगर आप वेक्टर नेगेटिव लोगे तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ठीक। अगर देखो ध्यान से सुनना, अगर आप डायरेक्शन ले रहे हो C से लेकर के D, तो आपने ऑलरेडी C से लेकर के D तक की डायरेक्शन में ही वेक्टर नेगेटिव ले लिया है ना, तो वेक्टर आप नेगेटिव नहीं लोगे क्योंकि आपने डायरेक्शन ही C से D ले ली है। तो उसके पॉइंट्स में, फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट था मेरा 1,1, ठीक है, और ये वाला पॉइंट था फॉर एग्जांपल 0,1। तो आप देखो ध्यान से, इससे लेकर के इस पॉइंट तक आप बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना, आप बाय डिफॉल्ट क्या कर रहे हो, आप इस वाले 1 से इस वाले 0 पे आ रहे हो y की वैल्यू के लिए, ठीक। तो ऑटोमेटिकली आपने डायरेक्शन इस पॉइंट में ही इंक्लूड करके ले ली। तो अगर आप इंटीग्रेशन सॉल्व करते हो C टू D, तो देयर इज नो नीड टू टेक द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। तो आप बाय डिफॉल्ट क्या करोगे, आप यहां पर प्लस ही लेकर के चलोगे, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर आपने उधर माइनस ले लिया तो फिर आप डायरेक्शन इधर ही लेकर के चलना हमेशा, ठीक है। तो मैं हमेशा क्या करूंगा, मैं हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपको, तो मैं डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वेक्टर दे रखा है उसी डायरेक्शन में पॉइंट कंसीडर करूंगा। अगर मेरे को लाइन इंटीग्रेशन निकालना इस पॉइंट से इस पॉइंट में, तो मैं इंटीग्रेशन लिखूंगा A टू B, और अगर मुझे यहाँ निकालना है C टू D, तो मैं लिखूंगा C टू D रादर देन टू D टू C और फिर वेक्टर कर दूं माइनस, ठीक है। तो ऐसा नहीं करूंगा मैं। तो उसकी वजह से आप इस चीज को बहुत आसानी से, जो प्रॉब्लम आएगी कि नेगेटिव आ रहा है आंसर है पॉजिटिव आ रहा है, वो कभी भी एरर नहीं आएगी आपकी, आपका हमेशा सेम चीज आएगी, ठीक है। तो आप हमेशा क्या लोगे, वेक्टर लोगे DY या DZ प्लस ही लोगे, माइनस नहीं लोगे, और आप माइनस साइन को इस इंटीग्रेशन की डायरेक्शन में इंक्लूड करके चलोगे। अगर डायरेक्शन आपका उल्टा है, C से D है, तो आप C से D डायरेक्शन लोगे, अगर D से A है तो D से A डायरेक्शन लोगे, और वेक्टर आपका पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, देखो अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x0 y0 z0, मुझे बताओ बीच में अगर ये पॉइंट मैं कंसीडर कर रहा हूं, तो क्या ये वाली वैल्यू dy/2 होगी, दिस विल बी dy/2, है ना, दिस विल आल्सो बी dy/2, यस सर, हाफ, ठीक है। सिमिलरली अगर इस पॉइंट पर, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये dz/2 होगी और ये dz/2 होगी, dz/2। तो जैसे मैंने पिछले वाले डाइवर्जेंस के लिए सरफेस एरिया निकालते टाइम डिस्टेंस निकाली थी, है ना, वही सेम चीज मैं यहाँ करूंगा। अगर मुझे इस पॉइंट पर कोऑर्डिनेट पता है x0 y0 z0, है ना, तो B2C के लिए कोऑर्डिनेट क्या होंगे, B2C के लिए मेरा क्या चीज सेम है, एक तो x0 सेम है, एक मेरा y0 सेम है ना। x0 की वैल्यू x0 ही होगी, y0 की वैल्यू होगी y0 प्लस dy/2 अगर मैं B2C जा रहा हूं। और अगर मैं इसकी बात करता हूं D2A की, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x0 तो सेम ही है, y0 माइनस dy/2, ये हो जाएगा D2A के लिए। तो ऐसे ही मैं इन चारों इंटीग्रेशंस के लिए करस्पॉन्डिंगली ये वाली वैल्यू को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ताकि मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कौन कौन से कोऑर्डिनेट सेम है वो निकाल पाऊं,
ठीक है। उसके बाद मैं इनको सबको सॉल्व कर लूंगा, और जैसे हमने टेलर्स एक्सपेंशन करा था वही सेम चीज हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन हम इसके केस में भी कर देंगे, है ना। तो ये जो है मेरा थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, है ना। फॉर एग्जांपल ए टू बी के लिए अगर मैं लिखूं तो ए टू बी के लिए ए वेक्टर डॉट डीएल क्या हो जाएगा, दिस कैन बी सिंप्लीफाइड एज ए एक्स, सॉरी ए वाई, है ना, क्योंकि वाई डायरेक्शन में वेक्टर है, तो ए वाई डी वाई, ए वाई कैप आएगा, है ना। ए वाई डॉट ए टू बी के लिए क्या था, डी वाई था ना, ए वाई कैप, तो ए वेक्टर डॉट ए वाई कैप करेंगे तो क्या आएगा, ए वाई तो आएगा, तो ए वाई यहाँ आ गया, ए वाई, और ए वाई किसके अराउंड है, एक्स नॉट, वाई नॉट और जेड नॉट। तो ये मेरा टेलर्स एक्सपेंशन की फॉर्म में खोल लूंगा, और उसके बाद मैं यहाँ पर वैल्यू लगा दूंगा, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आए प्लस डी जेड बाई टू, क्योंकि वैल्यू चेंज हो रही है, इंटीग्रेशन डी जेड बाई टू, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा डेल ए वाई बाई डेल जेड एट अराउंड पी, अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो ऐसे ही मैं इन चारों को एक्सपेंड कर दूंगा, और इन चारों को एक्सपेंड करने के बाद मेरा ये तो कॉमन ही आएगा सब में, है ना। तो मैं क्या ले लूंगा, मैं ए वाई कॉमन ले लूंगा अराउंड एक्स नॉट, वाई नॉट और जेड नॉट, ठीक है। और बाकी सारी वैल्यूज में एक बार ये प्लस आएगा, एक बार ये माइनस आएगा, और मैं जब ऐड करूंगा ऑटोमेटिकली देन दिस विल बी सिंपली डेल, अलग अलग मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा तो ये चार कंपोनेंट्स मेरे पास इसके आएंगे, ठीक है। ए टू बी के लिए अलग, बी टू सी के लिए अलग, सी टू डी के लिए अलग, डी टू ए के लिए अलग, ठीक है। तो अगर मैं इन सबको ऐड करूंगा तो ऐड करने के बाद मेरा एक्स के अराउंड, वाई के अराउंड और जेड के अराउंड तीन कंपोनेंट्स आएंगे, है ना। तो ये आ जाएगा मेरा अगर मैं एक्स के अराउंड सॉल्व करता हूँ, अराउंड एक्स, है ना, तो डेल क्रॉस ए अराउंड एक्स कितना आएगा, वो आ जाएगा मेरा डेल ए जेड बाई डेल वाई माइनस डेल ए वाई बाई डेल जेड। ऐसे ही अगर मैं डेल क्रॉस ए वाई के अराउंड सॉल्व करता हूँ, है ना, तो ये आ जाएगा मेरा डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड माइनस डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स, ठीक है। और ऐसे ही मैं जेड के लिए सॉल्व कर लूंगा। तो ये देखो ध्यान से देखो, यहाँ एक्स आ रहा है तो इन दोनों में एक्स नहीं आ रहा, ठीक है। अगर यहाँ वाई आ रहा है तो इन दोनों में वाई नहीं आ रहा। ऐसे ही अगर यहाँ जेड आएगा तो इसमें और इसमें एक्स और वाई आएंगे, जेड नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे डेल क्रॉस ए को विद रिस्पेक्ट टू जेड, ये आ जाएगा डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई, है ना। और अगर मैं इन तीनों को देखूं तो ये क्या है, ये x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है, ये z कंपोनेंट है ना। तो मैं कर्ल को यहाँ पर सॉल्व कर सकता हूँ डेल क्रॉस ए, है ना। डेल क्रॉस ए को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे, दिस विल बी ए एक्स कैप, ए वाई कैप, ए जेड कैप, ठीक है। यहाँ हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स, यहाँ आ जाएगा डेल बाई डेल वाई, यहाँ आ जाएगा डेल बाई डेल जेड। सिमिलरली यहाँ पे ए एक्स, ए वाई, ए जेड, है ना। तो जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये पोर्शन आएगा ए एक्स के साथ, ये पोर्शन आएगा ए वाई के साथ, माइनस का ए वाई के साथ, और ये आएगा ए जेड के साथ। ये चीज मैं यहाँ एक्सपेंड कर लूंगा, है ना। तो अगर मैं ए एक्स के एस्पेक्ट में खोलूंगा तो ये आएगा डेल ए जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल जेड, देखो यही है ना। अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में खोलूंगा तो ये आएगा डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड विद अ नेगेटिव साइन, तो ये यहाँ आ जाएगा इसके बराबर, एंड सो ऑन। ये तीसरा वाला भी कर लेंगे हम, ठीक है। तो ये मेरा डेल क्रॉस ए कर्ल का एक्सप्रेशन हो गया यूजिंग अ मैट्रिक्स, वी कैन आल्सो कैलकुलेट इट। बच्चों जल्दी से बताओ क्लियर हुआ या नहीं, कर्ल क्लियर है, ठीक है। अब ये तो हुआ कार्टेशियन की बात। अगर मैं सिलेंड्रिकल की बात करता हूं तो सिलेंड्रिकल के लिए कर्ल का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कर्ल कैसे होगा, ठीक है। कर्ल ऑफ ए कैन बी इक्वल्स टू ए रो, ए फाई और ए जेड, ठीक है। डेल बाई डेल रो आएगा, डेल बाई डेल फाई आएगा और डेल बाई डेल जेड आएगा। यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए ए रो, यहाँ पे आना चाहिए ए फाई, यहाँ पे आना चाहिए ए जेड। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें,
प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं यहाँ पर देखूं तो सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल में मेरे पास कर्वलिनियर डिस्टेंस आती है ना। तो तीन जो डिस्टेंस थी वो क्या थी? वो थी डी रो एरो कैप, रो डी फाई एफ आई कैप और डी जेड ए जेड कैप। तो यहाँ पर रो एफ आई कैप था, है ना, रो डी फाई एफ आई। ठीक है, तो यहाँ पर रो लगा देंगे और वही सेम चीज यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, और चूंकि मैंने रो से मल्टीप्लाई करी है तो मैं एक रो से डिवाइड भी कर दूंगा। तो ये मेरा कर्ल ऑफ ए हो जाएगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ऐसे ही अगर मैं स्फेरिकल में देखूं तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कर्ल क्या हो जाएगा? द कर्ल ऑफ ए विल बी इक्वल टू, जल्दी से बताओ, ये तीन कोऑर्डिनेट तो आएंगे ही, कौन कौन से? एक ए आर कैप, एक ए फाई कैप, फाई कैप, पहले ए थीटा आता है, रो थीटा फाई है ए थीटा, फिर सर ए फाई। फाई, ठीक है, ए थीटा कैप और ए फाई कैप। एक आएगा डेल अपॉन डेल आर, एक आएगा डेल अपॉन डेल थीटा, एक आएगा डेल अपॉन डेल फाई, है ना। यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए ए आर, ए थीटा, ए थीटा, ए फाई। ठीक है, अब आप मुझे बताओ यहाँ पर क्या आएगा? एक होती है डिफरेंशियल लेंथ डी आर ए आर कैप, एक होती है आर डी थीटा ए थीटा कैप, एक होती है आर साइन थीटा ए फाई कैप। तो यहाँ पर क्या आएगा? आर डी थीटा वाला, यानी आर, और यहाँ पर क्या आएगा? आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। ठीक है, जो आर यहाँ लिखा है वही आर आप यहाँ लिख दोगे, जो आर साइन थीटा यहाँ लिखा है आपने वही आर साइन थीटा यहाँ लिख दिया। और देखो आर और आर साइन थीटा यानी 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा से आपने डिवाइड कर दिया। तो ये मैट्रिक्स फॉर्मूला हो गया आपका कर्ल का दो अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये तीन हो गए, एक हो गया ये वाला, है ना, एक फॉर्मूला हो गया ये वाला, ये है सिलेंड्रिकल के अंदर, है ना, एक हो गया ये वाला, ये स्फेरिकल के अंदर है, ठीक है, और एक मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिराइव करके बताया आपको, ये वाला, ये मेरा ये वाला किसके अंदर है? दिस वन इज एन कार्टेशियन। ठीक है, क्लियर है? जल्दी से बताओ। यस सर। ठीक है, अब हम चलते हैं अगली जो टॉपिक है उसका नाम है स्टोक्स थ्योरम। तो मैथ्स वाला जो था, मैथ्स वाला था, पढ़ रखा है? तो थोड़ा बहुत याद है। कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है, पढ़ रखा है। तो स्टोक्स थ्योरम ये कहती है कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर वेक्टर का क्या निकालता हूं? कर्ल निकालता हूं या सर्कुलेशन निकालता हूं, ठीक है। हाँ, आवाज नहीं आ रही क्या? सर आ रही है। ठीक, तो स्टोक्स थ्योरम ये कहती है कि द सर्कुलेशन ऑफ अ वेक्टर अराउंड अ क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल, circulation of a vector around a closed line integral is also equal to the surface integration of the curl of the same vector। यानी अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर वेक्टर का क्लोज लाइन इंटीग्रल निकालना है, क्लोज लाइन इंटीग्रल निकालना है, तो मैं क्या कर सकता हूं? देयर इज नो कंपल्शन कि मैं उसको लाइन इंटीग्रेशन की फॉर्म में ही करूं, मैं उसको एक सरफेस इंटीग्रेशन की फॉर्म में भी सॉल्व कर सकता हूं। ये लाइन इंटीग्रेशन था, तो मैं उसको एक सरफेस इंटीग्रेशन की फॉर्म में भी कर सकता हूं। और सरफेस इंटीग्रेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे डेल क्रॉस ए यानी कर्ल निकालना पड़ेगा उस वेक्टर का, और फिर मुझे सरफेस इंटीग्रल सॉल्व करना पड़ेगा। तो दिस लाइन इंटीग्रल या सर्कुलेशन कैन ऑल्सो बी सॉल्व्ड using the surface integration of a particular vector। तो ये मेरी स्टोक्स थ्योरम हो गई। जल्दी से बताओ, ये स्टेटमेंट क्लियर है? अभी मैंने आपको बताया था कि हाँ, वही सेम चीज आपने पढ़ा रखी है, कोई नया नहीं है इसके अंदर। बेटा प्लीज म्यूट कर दो, ठीक है। तो ये एक सरफेस थी, है ना, इस लाइन के अलोंग मैं सर्कुलेट कर रहा था, सर्कुलेशन ले रहा था, है ना, इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर सर्कुलेशन ले रहा हूं तो ऑटोमेटिकली आप ध्यान से देखो, क्या ये क्लोज लाइन एक सरफेस बना रही है? सरफेस बना रही है, नहीं है? ये पूरी सरफेस बन रही है। यस सर, यस सर। ठीक है, तो अगर एक क्लोज लाइन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू हो और घूम फिर करके वहीं पे आ जाए, पहले इधर गई, फिर इधर, फिर इधर और फिर इधर, तो ऑटोमेटिकली आई हैव रीच्ड द सेम पॉइंट। उस पॉइंट पर अगर मैंने एक सरफेस क्रिएट,
हाँ बेटा, पॉइंट्स को हम ए बी सी डी ले लें तो पहले हमें ए से बी का डिवीजन, बी हाँ से जो हमने C पहले का, करा, जो अभी हमने पहले करा, बिल्कुल वही सेम चीज है। तो ये अगर मैं A to B, B to C, C to A, D to A गया तो ऑटोमेटिकली मैंने एक सर्कुलेशन कंप्लीट कर लिया, एक लूप कंप्लीट कर लिया, और अगर एक लूप कंप्लीट कर लिया इसका मतलब मैंने एक सरफेस क्रिएट करी, आई क्रिएटेड अ सरफेस। तो अगर मैं एक क्लोज लाइन लेता हूं, क्लोज लाइन है ना, क्लोज्ड लाइन, तो मैंने क्या बनाया, एक सरफेस बना दी, है ना। जैसे मैं क्लोज सरफेस बना रहा था, क्लोज सरफेस क्या बना रहा था, एक वॉल्यूम बना रहा था, है ना, इट इज क्रिएटिंग अ वॉल्यूम। ऐसे ही क्लोज लाइन क्या बना रही है, एक सरफेस बना रही है। तो अगर मुझे क्लोज लाइन इंटीग्रेशन सॉल्व करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं, उसका कर्ल ले लें और फिर उसका सरफेस इंटीग्रेशन सॉल्व कर लें, तो वो वही आएगा जो क्या कह सकते हैं, क्लोज लाइन इंटीग्रल है। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं, बहुत आसान सा डेरिवेशन है, सिंपल सा। मैंने एक क्लोज लाइन ली, क्लोज लाइन ली और मैंने उस क्लोज लाइन को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लिया। ठीक है, बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बन रहा है तो आप इसको बुक से रेफर कर लेना, बिकॉज ये डिजिटल पेन को चलाने में थोड़ी दिक्कत है ही, क्योंकि दिखता कुछ नहीं है कहाँ जा रही है लाइन। ठीक है, अगर मुझे इस लाइन के अलोंग, ये बड़ी वाली लाइन देखो आप, है ना, मुझे यहां से ये, है ना, उसके बाद ये लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन, उसके बाद एक ये लाइन के अलोंग, उसके बाद ये लाइन के अलोंग। मुझे क्लोज क्या करना है, क्लोज लाइन इंटीग्रेशन निकालना है। ये ब्लू लाइन की तरफ देख सकते हो आप, एरो इधर की तरफ है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि ये जो एक इमेजिनरी सरफेस, ये जो सरफेस बन रही है, ये पूरी की पूरी सरफेस है, ये कंप्लीट सरफेस है पूरी, ये पूरी एक क्लोज सरफेस बन रही है, सॉरी क्लोज लाइन मिलाकर के एक सरफेस बना रहा है। ठीक है, अब ये एक इमेजिनरी सरफेस है, दिख नहीं रही मेरे को, लेकिन ये एक सरफेस है। ठीक है, अब इस सरफेस पे क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि छोटे छोटे लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना हुआ है, ये छोटे छोटे लूप से मिलकर के बना है। दूसरी कलर का ले लेते हैं, है ना, ये एक छोटी लाइन है, क्लोज लाइन है, ये एक छोटा क्लोज लाइन है, ये एक छोटी क्लोज लाइन है, एंड सो ऑन, कई सारे क्लोज लूप्स हैं छोटे छोटे। ठीक है, ये सारे छोटे छोटे क्रॉस सेक्शनल जितने भी हैं, ये सारे छोटे छोटे लूप हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसका सर्कुलेशन इस डायरेक्शन में कर रहा हूं तो इसका मतलब छोटे वाले के लिए इधर, फिर इधर, फिर इधर और फिर इधर आना पड़ेगा। इस वाले के लिए ऊपर वाली साइड इधर होगी, इसके लिए इधर होगा, इसके लिए इधर होगा, इसके लिए इधर होगा, है ना। ऐसे ही इस वाले के लिए ये नीचे आएगा, ये इधर, ये इधर। इस वाले के लिए ये नीचे आएगा, ये इधर, ये इधर। ऐसे इस वाले के लिए ये नीचे, ये इधर और ये इधर। एंटी क्लॉकवाइज मेरे को सारे लूप लगा देने हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं एडजेसेंट वाली लाइन मानता हूं, ये एक एडजेसेंट लूप है, फॉर एग्जांपल ये और ये। ठीक है, मेरे को सर्कुलेशन करना है इस डायरेक्शन में, तो इसके लिए इधर, 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 इधर और इधर, यही तो होगा सर्कुलेशन। लेकिन अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूं तो इसके लिए सर्कुलेशन होगा इधर की तरफ और इसके लिए सर्कुलेशन होगा इधर की तरफ, है ना। तो इसका मतलब एडजेसेंट वाली लाइन पर सर्कुलेशन कैंसिल हो गया। सिमिलरली अगर कोई लाइन इधर होती तो ये कैंसिल हो जाता, है ना। ऐसे ही ये वाला कैंसिल हो जाता, ऐसे ही अगर मैं इधर बढ़ाता तो ये वाला कैंसिल हो जाता। यानी सारे इंटरनल वाले कैंसिल हो जाएंगे, सारे इंटरनल वाली लाइन के क्लोज लाइन इंटीग्रल कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा, केवल और केवल ये बचेगा, ये बचेगा, ये वाला बचेगा, ये वाला बचेगा, ये वाला बचेगा और ये वाला बचेगा, चार बचेंगे। ठीक है, तो इसी के थ्रू वी कैन क्लियरली मेंशन कि ये क्लोज लाइन इंटीग्रेशन जो है वो क्या बन जाएगा, ये एक सरफेस बनाएगा, क्लोज लाइन इंटीग्रेशन एक सरफेस बनाएगा। अगर मैं पर यूनिट सरफेस एरिया की बात करूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख लेंगे कि ये पर्टिकुलर पूरी चीज क्या है, व्हेन द सरफेस इज श्रिंकिंग टू अ पॉइंट, ठीक है, दिस विल बी कंसिडर्ड एज डेल क्रॉस ए। ठीक है, डेल क्रॉस ए। अब अगर मैं डेल्टा एस से मल्टीप्लाई और डेल्टा एस से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, डेल्टा एस से मल्टीप्लाई और डेल्टा एस से डिवाइड करूंगा तो डेल क्रॉस ए
डिवाइड बाई डेल्टा डेल्टा एस इंटू डेल्टा एस, है ना? ठीक है, तो डेल क्रॉस ए डॉट डी एल ये तो आ गया मेरा कर्ल के बराबर, है ना? यानी ये चीज तो मेरी पूरी कर्ल हो जाएगी। सॉरी, डेल, मैं गलत कर रहा हूँ, डेल डॉट ए डॉट डी एस, ठीक है, ये चीज तो मेरी डॉट डी एल, ये चीज तो मेरी क्या हो जाएगी, कर्ल हो जाएगी। और कर्ल वही, अगर मैं कंटिन्यूस सरफेस ले रहा हूं तो डेल्टा एस विल बी डी एस, है ना? तो ये क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस ए डॉट डी एस, ठीक है। और उसको मैं, जब चूंकि ये सरफेस है तो सरफेस के लिए मेरे को डबल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा सरफेस बनाने के लिए, तो ये पूरी की पूरी चीज क्या बोली जाती है, ये अगर क्लोज लाइन इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहा हूं तो मैं उसको एक कर्ल का सरफेस एरिया के अलोंग सॉल्व कर दूं तो वही सेम चीज डाइवर्जेंस, सॉरी, कर्ल थ्योरम बन जाएगी। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, आपको बहुत सिंपल सा काम करना है कि कोई भी आपको एक छोटा सा क्वेश्चन लेना है, मैं क्वेश्चन आपको दे दूंगा, ठीक है, और उस क्वेश्चन को देने के बाद आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है उस पर्टिकुलर डाइवर्जेंस थ्योरम से और क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन से भी, या स्टोक्स थ्योरम से और क्या कहते हैं आपको क्लोज लाइन इंटीग्रेशन से भी। तो आपका, आप देखोगे कि दोनों तरीके से आंसर सेम आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब एक टॉपिक और रहता है, मैं वो टॉपिक और करा देता हूं, उसके बाद मंडे या ट्यूसडे जब भी हम लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग उनके क्वेश्चंस को जितने भी डाइवर्जेंस है थ्योरम या स्टोक्स थ्योरम है या क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन है या डिफरेंशियल सरफेस एरिया वॉल्यूम, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग क्लास में करेंगे। ठीक है, अगला लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, दैट इज लाप्लासियन ऑपरेटर। लाप्लासियन ऑपरेटर में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली अभी तक मेरे पास एक ऑपरेटर था जिसको हम बोल रहे थे डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर, ठीक है। डेल ऑपरेटर क्या कर रहा था, डेल ऑपरेटर में मैंने डेल निकाला था, डेल को अगर मैं स्केलर के साथ करता हूं या डेल को ऑपरेट करता हूं एक वेक्टर के साथ, या डेल को ऑपरेट करता हूं मैं एक वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में, है ना, तो ये मेरा ग्रेडियंट आया, ये मेरा डाइवर्जेंस आया, ये मेरा कर्ल आया। ऐसे ही मैं एक लाप्लासियन ऑपरेटर बोलता हूं, उसको बोलते हैं डेल स्क्वायर, ठीक है। तो डेल स्क्वायर अगर मैं एक वेक्टर के साथ ऑपरेट करता हूं या स्केलर के साथ ऑपरेट करता हूं तो ऑटोमेटिकली इन दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी। डेल स्क्वायर ए लाप्लासियन ऑफ अ स्केलर, डेल स्क्वायर बी लाप्लासियन ऑफ अ स्केलर, ठीक है। दिस विल बी नोन एज लाप्लासियन ऑफ स्केलर, and this del square a vector that will be Laplacian of vector। ठीक है, तो ये दो ऑपरेटर और हैं, लाप्लासियन ऑफ अ स्केलर एंड लाप्लासियन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, अब ये होते क्या है बेसिकली, अभी हम फिलहाल के लिए इस पर्टिकुलर टॉपिक, इस पर्टिकुलर क्या बोलते हैं यूनिट में हम लोग लाप्लासियन ऑफ अ स्केलर पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि लाप्लासियन ऑफ अ स्केलर इज मोस्ट यूजफुल बिकॉज इट इज यूजफुल इन द यूनिट 4। जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ोगे ना, जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स को मिला करके, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को मिला करके एक वेव बनेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं उसको, तो उसको लाप्लासियन ऑफ अ स्केलर के थ्रू एक वेव इक्वेशन की फॉर्म हम देंगे, है ना। तो ये बेसिकली लाप्लासियन ऑफ अ स्केलर बोला जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं मैथमेटिकली, इट इज डाइवर्जेंस ऑफ अ ग्रेडियंट। ठीक है, तो दिस लाप्लासियन ऑफ अ स्केलर is basically what is basically the divergence of gradient। ठीक है, तो देखो ग्रेडियंट में क्या होता है, डेल v आता है ना, और अगर मैं उसका डेल डॉट कर दूं तो डेल v ये मेरा एक वेक्टर आएगा, और डेल डॉट हो रहा है, डेल डॉट मतलब ये, है ना, ये आ जाएगा सेम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, दिस विल बी स्केलर क्वांटिटी, तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी, दिस विल आल्सो बी अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है बच्चों, जल्दी से बताओ कि ग्रेडियंट का अगर मैं डाइवर्जेंस ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा लाप्लासियन ऑफ स्केलर। ठीक है, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी द ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ अ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट एक वेक्टर होता है और उस वेक्टर का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट कर दूं
डेल ऑपरेटर के साथ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा डेल स्क्वायर वी। दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी डेल स्क्वायर वी। क्लियर है बच्चों? मैथमेटिकली अगर मैं डाइवर्जेंस, सॉरी, ठीक है, मैथमेटिकली अगर मैं इसको थोड़ा सा और देखूं तो मुझे डाइवर्जेंस का फॉर्मूला किसी पर्टिकुलर क्या बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर पता है ना। तो मुझे डेल का फॉर्मूला पता है। सपोज डेल कार्टेशियन के अंदर कितना होता है, डेल बाई डेल एक्स ए एक्स कैप, है ना, प्लस डेल बाई डेल वाई ए वाई कैप, प्लस डेल बाई डेल जेड ए जेड कैप, है ना। अगर मैं इस डेल ऑपरेटर को क्या कर दूं, डॉट प्रोडक्ट कर दूं, किसके साथ, ग्रेडियंट के साथ, है ना। ग्रेडियंट क्या है, ग्रेडियंट हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है, डेल वी बाई डेल एक्स ए एक्स कैप प्लस डेल वी बाई डेल वाई ए वाई कैप प्लस डेल वी बाई डेल जेड ए जेड कैप, है ना। हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अगर मैं डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं उसके साथ, तो ए एक्स वाला ए एक्स वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, है ना, यानी ये दोनों एक साथ डॉट प्रोडक्ट होंगे, ये दोनों ए वाई वाले एक साथ होंगे, है ना, और ए जेड वाले एक साथ डॉट प्रोडक्ट होंगे। बाकी सबका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो जीरो आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, डेल ऑफ डेल एक्स इंटू डेल वी बाई डेल एक्स प्लस डेल ऑफ डेल वाई इंटू डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड डेल वी ओवर डेल जेड, है ना। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर वी बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी बाई डेल जेड स्क्वायर। और ये मेरा क्या बन जाएगा, दिस वन विल बी दी फॉर्मूला और एक्सप्रेशन फॉर डेल स्क्वायर वी। तो लाप्लासियन of a scalar is given by this particular formula। ये कार्टेशियन के लिए है, ऐसे ही दो फॉर्मूले सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल के लिए भी है। जल्दी से बताओ, ये क्लियर हो गया? यस सर। Yes, ठीक sir. है, तो आसान है ना। अब अगर मुझसे कहा जाए कि आप, Yes, sir. हाँ बेटा बताओ। सर अगर हम डाइवर्जेंस निकालते हैं ग्रेडियंट का, हाँ तो हमको लाप्लासियन ऑफ स्केलर मिलता है। हाँ, डाइवर्जेंस निकाला हमने किसका, ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट का। तो ये क्या मिला, ये लाप्लासियन मिला, ओके सर, स्केलर वेक्टर लाप्लासियन ऑफ स्केलर। हाँ, वेक्टर क्यों मिलेगा, स्केलर वेक्टर क्यों मिलेगा बताओ। डेल वी क्या है, Scalar. डेल वी तो वेक्टर है ना, वेक्टर है। Vector है. और जब मैं वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, स्केलर मिलता है। स्केलर मिलता है ना, डॉट प्रोडक्ट के बाद क्या मिलेगा, स्केलर मिलेगा। स्केलर। डेल डॉट वेक्टर मुझे क्या मिलेगा, स्केलर मिलेगा। स्केलर। तो इसलिए स्केलर मिलता है। तो लाप्लासियन ऑफ स्केलर इसलिए आता है क्योंकि हम स्केलर का ग्रेडियंट, स्केलर ही पैरामीटर था ना, एक जो एक्स्ट्रा पैरामीटर था भाई, ये दोनों तो ऑपरेटर है, डेल और डेल, ये स्केलर लेके चले थे हम, ऑटोमेटिकली स्केलर ही मिल रहा है मेरे को। तो ये क्या है, लाप्लासियन ऑफ स्केलर है, खत्म कहानी। ठीक है ना, क्लियर है नहीं? यस सर। मैं वो और बता देता हूं, अगर आप कर्ल को सॉल्व करोगे डेल क्रॉस ए, और अगर आप दोनों तरफ कर्ल और डेल क्रॉस एक बार और कर दोगे, है ना, कर्ल ऑफ अ वेक्टर, दिस इज बेसिकली कर्ल ऑफ अ वेक्टर। तो यहां से आपको मिलेगा लाप्लासियन ऑफ अ वेक्टर, है ना। इसको हम बोलते हैं डेल ऑफ डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर ए। ठीक है, ये जो चीज है इसका फॉर्मूला है ये। तो ये एक वेक्टर है, इसीलिए ये देखो आप दोनों ग्रेडियंट, ये क्या है, डेल ऑफ डेल डॉट ए, यहां पर कोई ऑपरेटर नहीं लगाया मैंने, डॉट क्रॉस नहीं लगाया। तो ये क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा क्या, एक स्केलर मिलेगा, है ना। और स्केलर का क्या करते हैं हम, ग्रेडियंट निकालते हैं, डेल ऑफ स्केलर यानी ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट क्या होता है, वेक्टर होता है। तो ये वेक्टर मिला ना, सिमिलरली डेल स्क्वायर ए, ये भी क्या होगा,
ये ए वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर मिलेगा, क्योंकि वेक्टर और वेक्टर के साथ ऐड कर सकते हैं हम, तो ये भी वेक्टर मिलेगा। तो ओवरऑल दिस कर्ल ऑफ अ वेक्टर दैट विल गिव दी, क्या देगा ये आपको, ये देगा आपको लाप्लासियन ऑफ अ वेक्टर। क्लियर है? तो दिस विल बी नोन एज लाप्लासियन ऑफ अ वेक्टर। दोनों चीजें हो गई। चलो अब इन दोनों का ही, इसका भी और इस वाली इक्वेशन का भी, इन दोनों का हम इस्तेमाल करेंगे जब हम यूनिट नंबर 4 में वेव्स पढ़ेंगे, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे, तो ये दोनों चीजें काम में आएंगी। ठीक है, जल्दी से बताओ टाइम कितना बच रहा है। अगर टाइम थोड़ा बच रहा होगा तो फिर हम लोग एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, और अगर नहीं बच रहा है तो फिर हम अभी 11:48 हो रहा है। 11:48 है। आपका अगला लेक्चर है अभी 12 से 1। यस सर। चलो मैं एक छोटा सा एक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल कर लेते हैं। हाँ एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा होंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, किस पे कराऊं, डाइवर्जेंस थ्योरम पे, स्टोक्स थ्योरम पे, या ग्रेडियंट पे, ये सॉरी लाप्लासियन पे। लाप्लासियन वाला करा लेता हूँ क्योंकि छोटा सा है ये, है ना। लाप्लासियन कर लेते हैं पहले क्योंकि ये छोटा सा है, और उसके बाद वील एंड ऑफ द सेशन हियर। ठीक, अगर मुझसे कोई कहे कि आपको एक स्केलर वेक्टर फील्ड, मुझे लाप्लासियन का एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैलकुलेट द लाप्लासियन ऑफ अ स्केलर। ठीक है, क्वेश्चन है कि आपको v दे रखा है 2x² yz। ठीक है, आपको ये दे रखा है और आपको लाप्लासियन ऑफ अ स्केलर निकालना है, मतलब आपको डेल स्क्वायर v आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको पता है डेल स्क्वायर v जो है वो क्या है, दैट विल बी डेल स्क्वायर x ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v, सॉरी दिस विल बी v, प्लस डेल स्क्वायर v ओवर डेल y स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v ओवर डेल z स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, आप सब जगह पे v रख दोगे, ये जो भी ये आपको गिवन है ये वाला, है ना, इन v की जगह पे रख दोगे। तो अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को बताओ x के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएट करता हूं, तो मैं क्या करूंगा, डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर, पहले इसको लिख लो 2x² yz। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या आएगा, अगर मैं डेल बाई डेल एक्स लिख लूं इसको, और इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, मतलब ये हो गया 4xyz, यही होगा ना। और अगर मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट करता हूं तो ये हो जाएगा 4yz, यही आएगा। तो पहला पार्ट ये आ जाएगा ये। अब मैं सेकंड पार्ट सॉल्व करता हूं। सेकंड पार्ट मतलब डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर इंटू 2x² yz। तो ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी सिंपली डेल बाई डेल वाई ऑफ 2x² z, है ना, एंड दैट विल बी 0, दैट विल बी 0। क्यों, क्योंकि y है ही नहीं, तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 0। अब मैं तीसरा वाला पार्ट कर लेता हूँ, डेल स्क्वायर v ओवर डेल z स्क्वायर ऑफ कितना 2x² yz। तो ये भी क्या आ जाएगा, डेल बाई डेल z ऑफ 2x² y, और ये भी मेरा आ जाएगा 0। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो डेल स्क्वायर v कितना आया मेरा, डेल स्क्वायर v आया 4yz। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कैलकुलेट द डाइवर्जेंस at a particular point, calculate the Laplacian operator at point p, और p के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है सपोज 2, -1, -2, है ना। तो ये x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू -2। तो आप डेल स्क्वायर v एट पॉइंट p निकाल लोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 इंटू -1 इंटू -2, दैट विल बी 8। तो ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। ठीक है, ये तो मैंने छोटा सा क्वेश्चन लिया क्योंकि इसमें मैंने बाकी सारे 0 ले लिए, है ना। अगर आपको एक क्वेश्चन, सपोज आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो, एक क्वेश्चन आप मुझे कल करके लेकर के आ रहा, है ना, आप क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना सोल्यूशन करके, डेल स्क्वायर v आपको निकालना है ना, और आपको जो v दे रखा है दैट विल बी गिवन एज 4x² y² z क्यूब, और आपको कैलकुलेट करना है एट पॉइंट P, और P की वैल्यू है 0, 1, -2। ठीक है, तो ये आपको इस डेल स्क्वायर v की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, डेल स्क्वायर v की वैल्यू निकालनी है अगर आपके पास ये पैरामीटर है तो। ठीक है बच्चों, कर लोगे?
यस सर। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए सफिशिएंट है ना? मैं अटेंडेंस और ले लेता हूँ आपकी।